गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूजा मैम। आप सभी बच्चों का गोल एकेडमी क्लास में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बच्चों। आई होप आप सभी बच्चे खुश होंगे और पढ़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे बच्चों। तो जैसा कि बच्चों हमारा चैप्टर 2 नई शुरुआत हो चुकी थी, चैप्टर 2 की शुरुआत हो चुकी थी, जो कि बच्चों हमारा चैप्टर 2 क्या था, मानव जन्म। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों, आपकी शरीर की रचना से रिलेटेड चैप्टर है। दूसरा, आज हम लोग लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। लेक्चर फर्स्ट हमारा इंट्रो बेसिक था, उसमें कंप्लीट हो चुका है। आप अगर नहीं इस वीडियो को देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा जाकर। पर आज का भी लेक्चर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है बच्चों, ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए ताकि जो भी पॉइंट्स आपको बताएं आप तुरंत का तुरंत उसे नोट कर ले बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर सेकेंड। तो जैसा कि बच्चों नर जनन तंत्र की संरचना पहला ये टॉपिक है हमारा, बहुत ही अच्छी तरीके से आज हम इसमें डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं बच्चों। एक एक पॉइंट्स को, एक एक इसके पार्ट्स को अच्छी तरीके से डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आज कोई भी पॉइंट छूटने वाला नहीं है बच्चों, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के साथ बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये नर जनन तंत्र की संरचना है, ठीक है। हमने एक और संरचना आपको बताई हुई है पर वो लेक्चर 1 में है, तो लेक्चर 1 जाके भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ लेक्चर 2 में हम ये दूसरे, वो आपकी एक तरफ की संरचना थी, ये आपके सामने की ओर की संरचना, नर जनन तंत्र की ये सामने की ओर की संरचना है, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, तो ये जो आपकी थैलीनुमा संरचना हो बनी हुई है, ठीक है बच्चों। जो थैलीनुमा संरचना है बच्चों, इसे हम लोग क्या कहेंगे, वृषण कोश कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, वृषण कोश कहेंगे, ठीक है। जो थैलीनुमा संरचना होती है उसे बच्चों हम क्या कहेंगे, वृषण कोश कहेंगे। अब बात कर लेते हैं, वृषण कोश के अंदर उपस्थित होता है वृषण। क्या उपस्थित होता है बच्चों, वृषण उपस्थित होता है, ठीक है। ये जो गोल अंडाकार जो संरचना आपको दिख रही है बच्चों, ये संरचना किसकी है, वृषण की संरचना है। तो आप कह सकते हैं कि जो वृषण होता है वो कहाँ उपस्थित होता है, वृषण कोश में उपस्थित होता है। और आप बात करेंगे बच्चों कि वृषण क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। नर जनन तंत्र में वृषण क्या होते हैं, संख्या में 2 होते हैं बच्चों, ठीक है। एक चीज और इसमें देख लेते हैं। अब बात कर लेते हैं, वृषण में ही क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं। क्या बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण होता है, ठीक है बच्चों। क्या बनता है, शुक्राणुओं का निर्माण होता है। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन, क्या याद रखोगे बच्चों, टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्त्रावण भी होता है, ठीक है बच्चों। पहली चीज, वृषण में संख्या में 2 होते हैं। दूसरी, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, वृषण में होता है। और टेस्टोस्टेरोन नामक जो हार्मोन होता है जिससे लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, ठीक है बच्चों। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, जो लैंगिक लक्षण जैसे नर में मूछें निकल के आना, बाल निकल के आ जाना, ठीक है, ये सारे क्या है, लैंगिक लक्षण है, ठीक है। तो उन लैंगिक लक्षणों का जो विकास होता है वो कौन से हार्मोन से होता है, टेस्टोस्टेरोन से होता है। स्रावन कहाँ होता है, वृषण में होता है, ठीक है। और शुक्राणुओं का निर्माण भी कहाँ होगा, वृषण में होगा, ठीक है। और शुक्राणु को हम क्या कह सकते हैं, नर युग्मक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नर युग्मक भी कहते हैं, ठीक है। तो ये भी लिख सकते हो। जब भी पूछा जाए नर युग्मक क्या होता है बच्चों, तो आप क्या बताएंगे, मनुष्यों में नर युग्मक क्या होगा, शुक्राणु, ठीक। आगे बढ़ते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होगा, वृषण में होगा। वृषण में निर्माण होने के बाद बच्चों ये जो टोपी नुमा जो संरचना है, ठीक है बच्चों, आप देख सकते हो ये जो टोपी नुमा जो संरचना दी गई है बच्चों, ये किसकी संरचना है, ये अधिवृषण की। किसकी है बच्चों, अधिवृषण की, अधिवृषण, ठीक है। नेम याद रखेंगे, अधिवृषण ये एक प्रकार की नलिका होती है जो कुंडलित आकार में होती है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई 6 मीटर होती है, पर ये जब कुंडलन आकार हो जाती है तो 4 सेंटीमीटर, ठीक है, कुंडलित आकार में हो जाती है। और यहीं पे वृषण क्या रहते हैं, संचित रहते हैं कुछ समय के लिए। परिपक्वन जो होता है शुक्राणुओं को, वो कहाँ पे होता है बच्चों, अधिवृषण में होता है, ठीक है। तो शुक्राणु बनते कहाँ है, वृषण में होते हैं। वृषण से कहाँ जाते हैं, अधिवृषण में। अधिवृषण में कुछ समय तक संचित रहते हैं शुक्राणु और वहां पे उन्हें पोषण मिलता रहता है ताकि वो क्या कर सके, परिपक्व हो सके, ठीक है बच्चों। इतना हो गया। अब जो वृषण है, जो इसमें नलिका जुड़ी हुई है बच्चों, ये नलिका देख रहे हो जुड़ी हुई है,
ये नलिका आपकी क्या कहलाएगी बच्चों? तो आप बताएंगे बच्चे, ये नलिका क्या कहलाएगी? शुक्र वाहिनी। क्या कहेंगे बच्चों? शुक्र वाहिनी कहेंगे या शुक्रवाहक। शुक्र वाहिनी या शुक्रवाहक भी कहते हैं बच्चों, ठीक है, दोनों नाम याद रखोगे, ठीक है। तो अब ये जो नली आपकी संरचित गई हुई है, जो नली नुमा जो संरचना गई हुई है अधिवृषण से होकर, वो संरचना क्या कहलाएगी? शुक्र वाहिनी कहलाएगी, शुक्रवाहक, ठीक है। ये भी आपकी संख्या में क्या होते हैं? अधिवृषण भी संख्या में 2 होंगे, और आप देख सकते हो यहाँ पे शुक्रवाहिनी भी क्या है? संख्या में 2 है। और इसका कार्य क्या है कि ये जो शुक्रवाहक है, शुक्रवाहक को क्या करती है? मार्ग प्रदान करती है, ठीक है। शुक्रवाहक को कहाँ तक ले जाती है? शुक्राशय तक ले जाती है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, ये जो ऊपर की जो संरचना दी गई है, ये आपकी मूत्र वाहिनी। क्या है बच्चों? मूत्र वाहिनी। क्या है बच्चों? मूत्र वाहिनी है। यहाँ से मूत्र बाहर निकलता है। क्या होता है बच्चों? जो मूत्र वाहिनी होती है, वो मूत्र यहाँ से निकलता है बच्चों, ठीक है। अब दूसरी बात कर लेते हैं, ये आपका जो गुम्बदनुमा संरचना है, इसे हम लोग मूत्राशय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मूत्राशय कहते हैं। यहाँ पे जो मूत्र होता है वो संचित रहता है, ठीक है बच्चों। जब तक मूत्र क्या स्खलित नहीं होता, उससे पूर्व क्या होता है? जो मूत्र रहता है वो क्या संचित रहता है? किसमें? मूत्राशय में होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों, जो शुक्राशय है, अब शुक्राशय कहा? शुक्र वाहिनी से होते हुए जाएगा, और यहाँ पे देखो आपको 2 संरचनाएं दिख रही होंगी, ठीक है। एक संरचना ये है, दूसरी संरचना ये है, ठीक है। तो ये संरचना बच्चों क्या कहलाती है? तो आप सभी बच्चे बताएंगे, ये जो संरचना है ये शुक्राशय। क्या है बच्चों? शुक्राशय। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों? शुक्राशय कहेंगे। अब बच्चों, आप जो शुक्राणु होते हैं उन्हें कुछ ना कोई माध्यम चाहिए होता है, ठीक है। जो शुक्राणु होते हैं उन्हें माध्यम चाहिए होता है बाहर निकलने के लिए, ठीक है। स्खलित होने के लिए उन्हें माध्यम चाहिए होता है, तो वही माध्यम कौन बनाता है? शुक्राशय बनाता है, ठीक है। और पोषण भी चाहिए होगा, ठीक है। अभी पहले उसे पोषण किससे मिल रहा था? अधिवृषण में मिल रहा था, ठीक है। अब उसे पोषण कहाँ से मिलेगा? शुक्राशय में। तो हम कह सकते हैं कि जो शुक्राशय होता है वो एक तरल पदार्थ स्रावित करता है, ठीक है। जो शुक्राशय होता है एक तरल पदार्थ स्रावित करता है जिसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि शुक्राशय में क्या होते हैं? बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? पोषक तत्व होते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणुओं को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। पोषक तत्वों में आप जैसे कि फ्रैक्टोज याद रख सकते हो, कैल्शियम याद रख सकते हो, ठीक है। फ्रैक्टोज कैल्शियम नामक पोषक तत्व होते हैं जिनसे शुक्राणुओं को क्या मिलता है? पोषण मिलता है। और ये क्या करते हैं बच्चों? 60% भाग विरह का बनाते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल के साथ हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी बच्चों के लिए आप क्या याद रखोगे? ये 60% विरह का बनाता है कौन? शुक्राशय, ठीक है। तो इसका कार्य याद रखेंगे कि ये एक तरल पदार्थ बनाता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं ताकि पोषण मिल सके शुक्राणुओं को, ठीक है। संख्या में क्या होते हैं? 2 होते हैं, आप देख सकते हो बच्चों, ठीक है। आगे की संरचना की बात करें, ये जो संरचना जो सिंघाड़े जैसी संरचना आपको दिख रही है बच्चों, ठीक है। ये संरचना कैसी दिख रही है आपको? सिंघाड़े जैसी जो संरचना दिख रही है, ये संरचना कौन सी है बच्चों? तो आप बताएंगे प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या बच्चों सीखेंगे? प्रोस्टेट ग्रंथि। नेमिंग आपको हर एक की याद रखनी होगी बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। बहुत ही ज्यादा है, एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछने वाला ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो संरचना है इसे प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे भी कह सकते हो, ये संख्या में 1 होती है, ठीक है। ये संख्या में क्या होती है बच्चों? 1 होती है। ये जुड़ी हुई है, ये 2 नहीं है बच्चों, ये 1 ही है, ठीक है। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या होती है? 1 होती है। इससे भी एक तरल पदार्थ निकलता है दुधिया रंग का, मतलब दूध के रंग का एक तरल पदार्थ निकलता है, जो कि क्या कह सकते हो कि, बात कर लेते हैं बच्चों, 20 से 25%, ठीक है बच्चों। 20 से 25% एक दुधिया रंग का पदार्थ निकलता है, ठीक है, तरल पदार्थ निकलेगा, जो कि क्या करता है? जो अम्लीय मार्ग होता है, जो मूत्र मार्ग का जो हिस्सा होता है वो कैसा होता है? अम्लीता होता है, उसे क्षारीय रूप में बदल देता है। कैसे बदल देता है? क्षारीय रूप में, क्योंकि ये जो पदार्थ होता है ये कैसा होता है? क्षारीय माध्यम का होता है, ठीक है। तो इससे शुक्राणु क्या होते हैं? आसानी से बाहर स्खलित हो जाते हैं, ठीक है। अब आप ये की संरचना देखोगे बच्चों, तो ये कंदनुमा, ठीक है बच्चों। ये जो संरचना है ये किसकी है बच्चों? तो आप सभी बच्चे बताएंगे, ये आपकी जो संरचना है इसे हम लोग कहते हैं काउपर ग्रंथि।
क्या बच्चों बोलेंगे? काउपर ग्रंथि। ठीक है, ये कौन सी ग्रंथि है बच्चों? काउपर ग्रंथि है, और इसका एक और नाम होता है, आप बताएंगे बच्चों, बाल्बो यूरेथ्रल। क्या बताएंगे बच्चों? बाल्बो बाल्बो यूरेथ्रल। ठीक है, बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि। ठीक है, तो कॉपर ग्रंथि का एक नाम और होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसमें एक ऐसा तरल पदार्थ निकलता है जो क्या कर देता है? विरह को चिकना कर देता है। ठीक है, या कह सकते हो कि संभोग के दौरान क्या होता है, जो आपका शिश्न होता है, ठीक है, ये जो बेलना आकार है इसे हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? शिश्न कहेंगे। ठीक है, जब शिश्न से जब शुक्राणु क्या होते हैं या वीर्य जो बाहर निकलता है उसे चिकना करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? काउपर ग्रंथि या बाल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से बच्चों आपकी एक चीज और यहाँ पे बता देते हैं, जब मूत्र वाहिनी और शुक्र वाहिनी जब एक जगह पर आकर मिलती हैं, ठीक है, तो उसे स्खलन वाहिनी कहते हैं। अब यहाँ पे देखोगे दोनों नलिकाएं क्या होती, एक साथ मिल जाती हैं, और ये नलिका अब क्या कहलाती है बच्चों? मूत्र मार्ग कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? मूत्र मार्ग कहलाएगी, जो कि कहाँ उपस्थित होगी? शिश्न में। मूत्र मार्ग के द्वारा आपके शुक्राणु भी बाहर निकलते हैं, और जो मूत्र होता है वो भी बाहर स्खलित होता है। ठीक है, दोनों ही चीजें मूत्र मार्ग के द्वारा ही क्या होती है? बाहर। और कहाँ उपस्थित होता है? शिश्न में उपस्थित होता है। ठीक है, दूसरी चीज आप यहाँ पे देख रहे हो, वृषण का अनुप्रस्थ संरचना भी दी गई है। ठीक है, जो अनुप्रस्थ संरचना दी गई है, तो इसमें हम बात कर लेते हैं, ये तो अधिवृषण कहलाता है, पर ये जो नलिकाएं गई हैं, ठीक है बच्चों, ये जो नलिकाएं गई हुई हैं इन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? शुक्र वाहिकाएं। क्या कहेंगे बच्चों? शुक्र वाहिकाएं। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे? शुक्र वाहिकाएं कहेंगे। अब यहाँ पे जो आपकी नलिकाएं होती हैं वो एक तरीके से समूह में आ जाती है। ठीक है, तो जब समूह में आएंगे बच्चों तो आप इन्हें क्या कहोगे? आप बच्चों याद रखोगे, जब नलिकाएं समूह में आती हैं तो ये आपकी क्या कहलाती हैं? वृषण जालक कहलाती है। क्या कहलाएंगी? वृषण जालक कहलाती। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे होगे आप बच्चों, यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपकी कुछ तरीके इस तरीके से पालियां बन रही हैं। ठीक है, पाली नुमा जो संरचना दी गई है बच्चों, इसे हम लोग वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वृषण पालिका कहते हैं। ठीक है, तो ये था बच्चों नर जनन तंत्र, एक एक भाग अभी हम और डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं और अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सिंपल सी आपको मेन कार्य याद रखने होंगे। ठीक है, तो आपकी सबसे पहली चीज एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसे वृषण कोश कहा जाता है। वृषण कोश में उपस्थित होता है वृषण, जो कि संख्या में 2 होता है। शुक्राणु इसमें बनते हैं और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अब वृषण से शुक्राणु कहाँ जाएंगे? अधिवृषण में जाएंगे। अधिवृषण आपकी क्या एक टोपीनुमा संरचना होती है, और ये कैसी होती है? नलिका के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है बच्चों, और जो आपके शुक्राणु होंगे यहाँ पे कुछ समय तक संचित रहेंगे, उन्हें परिपक्वन के लिए यहाँ पोषण प्रदान होगा। ठीक है, अब शुक्राणु आपके कहाँ जाएंगे? शुक्र वाहिनी से होते हुए कहाँ जाएंगे बच्चों? आपके शुक्राशय में जाएंगे। शुक्राशयों का कार्य होता है एक तरल पदार्थ, जो कि इसमें क्या होते हैं? पोषक तत्व होते हैं। 60% क्या होता है? विरय भाग बनाता है। ठीक, अब बच्चों बात कर लेते हैं कि जो शुक्राशय से होते हुए कहाँ जाएंगे बच्चों? प्रोस्टेट ग्रंथि में जाएंगे, जो कि संख्या में कैसी होती है? 1 होती है। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रंथि भी एक तरल पदार्थ बनाता है जो दुधिया रंग का होता है। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है कि इसे क्षारीय माध्यम में बदल देता है। अब आते हैं तीसरे नंबर पे बच्चों, प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बाद काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि क्या होती है? संख्या में 2 होती है। ये किसका कार्य क्या होता है? स्नेहन का कार्य होता है। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अब जो शुक्राणु होंगे वो कहाँ से स्खलित होंगे? मूत्र मार्ग से होते हुए, जो कि किसमें उपस्थित होता है? शिश्न में उपस्थित होता है। शिश्न क्या होता है? आपका नर बाह्य जननांग अंग भी कहलाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मूत्र मार्ग से क्या होता है? शुक्राणु स्खलित हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज संरचना, ये आपका मूत्राशय होता है। मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र संचित होता है। मूत्र वाहिनी से मूत्र निकलता है। ठीक है, ये आपकी वृषण की संरचना है। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, एक एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से डिटेल में पढ़ते हैं। इनको हमने कुछ भागों में बांटा है, तो उन्हीं भाग के अनुसार हम लोग क्या करेंगे? वर्गीकरण को पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छे से।
तो नर जनन तंत्र के भाग हमने 4 भागों में बांटा है बच्चों। पहला है प्राथमिक अंग, दूसरा है सहायक नलिकाएं, ठीक है बच्चों, और तीसरा है सहायक ग्रंथियां, और चौथा बच्चों क्या है, चौथा आप बच्चों याद रखोगे बाह्य जननांग। क्या है बच्चों, बाह्य जननांग, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि कौन कौन से आपके नर जनन तंत्र में भाग उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बाह्य जननांग क्या होता है बच्चों, शिश्न होता है। क्या होता है, शिश्न। बाह्य जननांग मतलब जो शरीर के बाहर उपस्थित होता है, ठीक है। शरीर के बाहर आपका वृषण भी उपस्थित होता है, पर मेन जो स्खलन का जो कार्य करता है वो कौन करता है, शिश्न करता है, ठीक है। अब सबसे पहली चीज, नर जनन तंत्र को 4 भागों में बांटा है। तो पहला भाग आप याद रखोगे प्राथमिक अंग। प्राथमिक अंग क्या होता है, वृषण होता है, ठीक है। क्यों कहलाया गया प्राथमिक अंग, क्योंकि बच्चों यहीं पे शुक्राणु बनते हैं। अगर शुक्राणु नहीं बनेंगे तो निषेचन की क्रिया नहीं होगी। क्या नहीं होगी, निषेचन की क्रिया नहीं होगी, इसीलिए इसे प्राथमिक अंग माना गया। और क्या है बच्चों, वृषण, ठीक है। दूसरा, अब जितनी भी नर जनन तंत्र में नलिकाएं, और ये क्या करती है, एक सहायक के रूप में उपस्थित होती है। मतलब एक जगह से शुक्राणुओं को क्या होता है, दूसरी जगह तक लाना होता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से सहायता करती है, ठीक है, और नली के रूप में उपस्थित होती है, इसी वजह से ये सहायक नलिका। अब कौन कौन सी सहायक, आदिवृषण, शुक्रवाहिनी और मूत्रमार्ग, ठीक, ये 3 नलिकाएं होती हैं। सहायक ग्रंथियां, अब सहायक, इनका भी कार्य क्या होता है, सहायता करना, ठीक है, ग्रंथियों के रूप में उपस्थित होती है। तो पहला शुक्राशय, दूसरा क्या है बच्चों, प्रोस्टेट, और तीसरा काउपर ग्रंथि, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक एक करके अच्छी तरीके से सारी चीजों को अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज बच्चों बात करिए प्राथमिक लैंगिक अंग। जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है उसे हम लोग वृषण कहते हैं, ठीक है। नर में एक जोड़ी वृषण प्राथमिक जनन अंग के रूप में पाए जाते हैं। तो हम बात कर लेते हैं जो वृषण होता है वो कैसा होता है, नर में 2 उपस्थित होते हैं और एक जोड़ी में, ठीक है। स्थिति कैसी होती है, तो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आप बच्चों बताएंगे उदर गुहा के बाहर एक थैलीनुमा, ठीक है, शरीर के बाहर कह सकते हो उदर गुहा। हमने आपको बता चुके हैं बच्चों, फिर भी एक बार बता देते हैं कि उदर गुहा वक्ष भाग क्या होता है, बेसिक में बताया हुआ है, फिर भी यहाँ हम आपको बता देते हैं बच्चों। ये जो संरचना है शरीर की, ठीक है बच्चों, तो बच्चों जैसे कि बात कर लेते हैं, एक सेकेंड बच्चों, डायग्राम को थोड़ा सा सही कर देते हैं ताकि हमारा ह्यूमन बींग्स तो कम से कम लगना चाहिए ना कि हाँ ये ह्यूमन बींग है। अभी तो आपको समझ में आएगा कौन सा भाग क्या कहलाता है ना बच्चों। ठीक, तो सबसे पहली चीज बच्चों, जो गर्दन के नीचे जो भाग होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, वक्ष भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्ष भाग कहते हैं, ठीक। वक्ष भाग के नीचे जो पेट में जो संरचनित भाग जो भाग होता है उसे हम लोग उदर भाग कहते हैं। क्या कहते हैं, उदर भाग होते हैं, ठीक है। उदर भाग के नीचे जो संरचना होती है उसे हम लोग श्रोणी भाग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, श्रोणी भाग कहते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना कि उदर भाग के नीचे, ठीक है, उदर गुहा के भाग के नीचे एक जो थैलीनुमा जो संरचना होता है वहां पे क्या उपस्थित होता है, उस संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, वृषण कोश कहते हैं, ठीक है। वृषण कोश में ही क्या पाया जाता है बच्चों, वृषण पाया जाता है, ठीक है। तापमान का महत्व, ठीक है। तो जरा सोच के देखो बच्चों कि अब शरीर के बाहर, ठीक है, बाकी जो जनन अंग होते कह सकते हो कि बाकी जो अंग होते हैं शरीर के वो शरीर के अंदर होते हैं, ठीक है। सिर्फ यही जो एक अंग है, देखो निर्माण की क्रिया, जो भी निर्माण की क्रिया होते हैं, जो निर्माण की क्रिया में भाग लेते हैं अंग, वो शरीर के अंदर होते हैं। पर यही एक अंग, देखो शिश्न का कार्य क्या होता है कि वो बाहर स्खलित करता है, तो वो बाहर उपस्थित रह सकता है, ठीक है। पर वृषण में क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। ये निर्माण की क्रिया अंदर भी तो हो सकती है, शरीर के अंदर, शरीर की रचना के अंदर भी हो सकते हैं, तो इसे बाहर ही क्यों किया गया, ठीक है। तो इसका एक कारण है बच्चों, कारण क्या है कि शरीर का तापमान क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पर शुक्राणुओं की जो निर्माण की क्रिया होती है वो शरीर के तापमान से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है उन्हें,
ठीक है, आप ये चीज अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जो वृषण होता है वो शरीर के बाहर उपस्थित क्यों होता है, तो उसका एक कारण है। कारण क्या है कि जो शुक्राणुओं के निर्माण की जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है बच्चों कि उन्हें शरीर के तापमान से 2-2.5 डिग्री सेल्सियस क्या उन्हें कम तापमान की जरूरत की होता है। ठीक है, उन्हें कम तापमान चाहिए होता है। ठीक है, और ये जो वृषण होता है वो ताप नियंत्रक भी कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? एक चीज आप याद रखिएगा, वृषण क्या कहलाता है बच्चों? ताप नियंत्रक कहलाता है। वृषण क्या होता है? ताप नियंत्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? ताप नियंत्रक कहलाता है कि बाहर का टेम्परेचर, बाहर का तापमान जैसे ही बदलता है तो वो अपने आप ही क्या होता है? ढल जाता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि जो सर्दियों में होता है वो वृषण क्या होता है? सिकुड़ने लगता है और शरीर के पास आने लगता है। ठीक है, और क्या ठंडियों में क्या होता है? ठीक है, ठंडियों में क्या होता है? शरीर में सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, वृषण में क्या आ जाती है? सिकुड़न आ जाती है। ठीक है, तो वो धीरे से, तो आगे बात करें तो गर्मियों में क्या होता है? वृषण शरीर से दूर भागने लगता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो वृषण होता है वो ताप नियंत्रक होता है। मौसम के अनुसार क्या होता है? वृषण अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है, दूसरी चीज कॉन्सेप्ट ये याद रखना कि जो शरीर होती है, शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस उन्हें कम तापमान की जरूरत होती है। ठीक है बच्चों, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ये कम तापमान शुक्राणु जनन के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आकार, तो आकार में आप क्या याद रखेंगे? वृषण अंडाकार होता है, इसकी लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई कितनी होती है? 2 से 3, और वजन में कितना होता है बच्चों? 10 से 15 ग्राम होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वृषण की आंतरिक संरचना की बच्चों। ठीक है, जो वृषण की आंतरिक संरचना है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक, तो सबसे पहली चीज बच्चों, तो डायग्राम बना लेते हैं। मेरे साथ आप भी प्रैक्टिस करते जाइए क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि बच्चों जो वृषण होता है वो अंडाकार होता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले 2 परतें होती हैं। ठीक है, वृषण की कितनी परतें होती हैं? 2 परतें होती हैं। दूसरी चीज बच्चों बात कर लेते हैं, वृषण के अंदर पालियां उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती है बच्चों? पालियां उपस्थित होती हैं जिन्हें वृषण, सबकी नेमिंग अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ने वाले हैं, पहले आप डायग्राम अच्छी तरीके से बना लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा वृषण है, इसमें आपकी कई नलिकाएं उपस्थित होंगी। एक पाली में बच्चों हमेशा 2 से 3 नलिकाएं उपस्थित होती। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप ये याद रखेंगे कि एक कूपिका में, ठीक है बच्चों, एक पालिका में कम से कम 2 से 3 आपकी नलिका उपस्थित होती है। तो ये आपकी नलिकाएं बन गई। मेरे साथ डायग्राम की प्रैक्टिस करते जाइएगा बच्चों, क्योंकि डायग्राम की प्रैक्टिस करना ना बहुत जरूरी है। इससे क्या हो जाएगा कि आप एग्जाम टाइम में अच्छी तरीके से आपके सारे डायग्राम तैयार होंगे, आपको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, दूसरा बनाते हैं ताकि अच्छी तरीके से हर एक भाग आपको क्लियर समझ में आए। और गर्मी का मौसम भी चल रहा है तो सबसे अच्छी बात है पढ़ाई भी अपने टाइम पे करते रहिए और अपना ख्याल भी रखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे नलिका का निर्माण हो गया। अब बात कर लेते हैं जब समूह में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये नलिका समूह में आ गई। अब समूह के बाद बच्चों बात करते हैं दोबारा से इसमें नलिकाएं निकलती हैं। ठीक है, यहाँ से फिर से नलिकाएं निकलेंगी आपकी कुछ। ठीक है, ये दोबारा से आपकी नलिकाएं निकल रही हैं। अब ये नलिकाएं क्या कर लेती हैं? कुंडलित आकार में हो जाती है। ठीक है बच्चों, ये नलिकाएं कैसी होती हैं? कुंडलित आकार में संरचित हो जाती हैं। ठीक है, और कुंडलित आकार में जब संरचित होंगी तो ये टोपी नुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है बच्चों? एक टोपी नुमा संरचना बनाती है। और इसी संरचना से क्या निकलती है बच्चों? इसी संरचना से आपकी एक नलिका निकलती है।
ठीक है, तो ये है आपकी वृषण की आंतरिक संरचना। अब एक एक करके नेमिंग करते हैं और अच्छी तरीके से इसके बारे में समझते हैं। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो बाहरी परत है बच्चों, ये पढ़ते हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्यूनिका। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ेंगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस। ठीक है, तो पहली परत की बात करेंगे बच्चों तो क्या है, ट्यूनिका वेजिनेलिस। दूसरी परत की बात करें बच्चों तो दूसरी परत आपकी क्या होगी, ट्यूनिका, ट्यूनिका क्या कहलाएगी बच्चों, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। क्या लिखेंगे बच्चों, एल्बुजिनिया। थोड़े से नाम कठिन कठिन है, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे सारी नेमिंग आपको आती जाएगी बच्चों। ठीक है, तो दूसरी चीज बच्चों, पहली परत वेजिनेलिस, दूसरी ट्यूनिका एल्बुजिनिया। अब बात करते हैं, ये जो नलिका है ये एक तरीके से कुंडली पालिकाएं बना रही है। क्या बना रही है बच्चों, पालिकाएं बना रही है, तो इसे हम लोग वृषण पालिका कहेंगे। क्या कहेंगे, वृषण पालिका कहेंगे बच्चों। और वृषण पालिका हमेशा संख्या में कितनी होती है, 250 पाली बनाती। कितनी बनाती, इसमें 250 कक्ष उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे, जो वृषण होता है, वृषण में कम से कम 250 कक्ष उपस्थित होते हैं। और किसमें उपस्थित होते हैं, वृषण पालिका। ठीक है, अब बच्चों वृषण पालिका में देखोगे नलिका के रूप में उपस्थित होती है, तो नलिका के रूप में उपस्थित होने वाली इन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, इसे हम लोग कहेंगे बच्चों शुक्र जनन, शुक्र जनन नलिका। क्या कहेंगे बच्चों, शुक्र जनन नलिका कहेंगे। ये हमेशा एक पालिका में एक कह सकते हो 2 से 3 उपस्थित होती है। ठीक है, और आपके शुक्राणु भी यही बनते हैं। कहाँ बनेंगे बच्चों, शुक्राणुओं का जो निर्माण होगा वो आपकी शुक्र जनन नलिका में ही होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसे भूलना नहीं, शुक्र जनन नलिका में ही क्या बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं। अब ये जब आगे समूह में आएंगे बच्चों तो इन्हें हम लोग वृषण जालक कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, वृषण जालक कहते हैं। अब वृष जो आपके शुक्राणु होंगे वो कहाँ जाएंगे, वृषण जालक में जाएंगे। वृषण जालक से होते हुए कहाँ जाएंगे, आगे जो नलिका बनी हुई है इन्हें क्या कहेंगे बच्चों, शुक्र वाहिकाएं कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, शुक्र वाहिकाएं। ये क्रम याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्राणु पहले कहा शुक्र जनन नलिका, शुक्र जनन नलिका से वृषण जालक, वृषण जालक से कहा जाएंगे शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका से कहा जाएंगे बच्चों अधिवृषण में। कहा जाएंगे बच्चों, अधिवृषण में। अधिवृषण में क्या होता है, कुछ समय तक ये संचित रहते हैं। ठीक है बच्चों, अधिवृषण में क्या होंगे, जो शुक्राणु होंगे वो कुछ समय तक संचित रहते हैं। उन्हें परिपक्वन होने के लिए यहीं से पोषण मिलता है, परिपक्वन होने के लिए यहीं से पोषण मिलेगा। फिर उसके बाद बच्चों ये कौन से नलिका के बाद बाहर आते हैं, तो आप बताएंगे बच्चों शुक्र, शुक्र वाहिनी। ठीक है, शुक्र वाहिनी। ठीक है, शुक्र वाहिनी। ठीक है, तो आपको नेमिंग याद रखनी होगी, नेम कुछ हद तक सेम है, थोड़ी बहुत डिफरेंस है। तो एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो परत ट्यूनिका वेजिनेलिस, दूसरी परत ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और आपके जो पालियों के रूप में जो संरचना होती है वृषण पालिका कहते हैं, जो 250 उपस्थित होती है। बात कर लेते हैं जो नलिका के रूप में इसमें उपस्थित होते हैं ना, शुक्र जनन नलिका कहते हैं, जिनमें क्या बनता है बच्चों, शुक्राणु बनता है। इस समूह में जब आ जाते हैं तो वृषण जालक का निर्माण हो जाता है। आगे यहीं से दोबारा नलिका के रूप में व्यवस्थित होंगी तो क्या कहलाएंगे, आपकी शुक्रवाहिका कहलाएंगी। आगे जो टोपी नुमा जो संरचना होती है ये भी एक तरीके की नलिका होती है, पर कुंडलित आकार में हो जाती है, तो इन्हें अधिवृषण कहेंगे। अधिवृषण में शुक्राणु का कार्य क्या होता है, वहां पे उन्हें पोषण मिलता है और परिपक्वन अवस्था में आते हैं। ठीक, दूसरा शुक्राणु कहाँ से होकर जाते हैं, शुक्र वाहिनी से होकर जाते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आ गया बच्चों। तो वही चीज लिखी हुई है इसमें, 250 वृषण की आंतरिक संरचना में प्रत्येक वृषण लगभग 250 कक्ष में, ठीक है, 250 कक्षों में विभाजित हो जाते हैं, जिन्हें वृषण पाली कहते हैं। 3 परतें होती हैं। ठीक है, ट्यूनिका, ये सब आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो सकती है, पर वो हम आपको लास्ट में बताएंगे। ठीक, अब हम वृषण की टीए संरचना पढ़ेंगे। ठीक है, देखो एक बच्चों अभी हमने जो संरचना पढ़ी वो वृषण की एलएस संरचना थी। ठीक है, वो क्या थी, वृषण की एलएस संरचना थी। अब बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, वृषण की टीए संरचना।
अभी तक हमने वृषण को, ठीक है, मतलब कोई भाग है, ये अभी कैसा वृषण है, वृषण को इस तरीके से संरचित काट के हमने देखा तो वो एलएस संरचना है। अब किसी भी वस्तु को अगर इस तरीके से बीच से काट के देखोगे वो क्या कहलाती है संरचना, टीएस संरचना। तो वृषण को जब इस तरीके से कट करके देखोगे तो वो संरचना कैसी होगी। या फिर बच्चों आपसे सवाल ये आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक सवाल और पूछा जा सकता है कि शुक्र जनन नलिका, क्या लिखोगे बच्चों, क्या आ सकता है, शुक्र जनन नलिका की टीएस संरचना दीजिए, ठीक है, किसकी संरचना दीजिए, शुक्र जनन नलिका की टीएस संरचना दीजिए, ठीक है, तब आप ये डायग्राम बनाओगे और उसके बारे में लिखोगे, ठीक है, बहुत आसान सा, नेमिंग बहुत आसान सी है। मेनली आपको इसमें 3 कोशिकाएं याद रखनी होंगी, ठीक है, तो एक एक बाय स्टेप पढ़ते हैं। तो पहली जो ये आपकी जो गोलनुमा जो बाहरी और संरचना है इसे हम लोग क्या कहेंगे, शुक्र जनन नलिका कहते हैं। क्या कहेंगे बच्चों, शुक्र जनन नलिका कहते हैं, ठीक है, शुक्र जनन नलिका कहेंगे बच्चों। बात करते हैं अब शुक्र जनन नलिका के अंदर आप देख सकते हो कई सारी कोशिकाएं हैं, ठीक है बच्चों, कई सारी कोशिकाओं से ये परत बनी हुई है, ठीक है, तो यहाँ देखोगे कई सारी कोशिकाओं से ये परत बनी हुई है। तो जो ये परत है, ये परत क्या कहलाती है बच्चों, जननिक, क्या कहलाएगी, जननिक एपिथेलियम कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, जननिक एपी, नेमिंग आप बहुत ध्यान रखोगे बच्चों, ठीक है, जननिक एपिथेलियम, ठीक है, हिंदी में इसे बच्चों उपकला भी कहते हैं, ठीक है, मतलब इसका एक और नाम है उपकला, ठीक है, जननिक उपकला होगा, जननिक उपकला लिखा होगा तब भी हम यही लिखेंगे, जननिक एपिथेलियम की बात होगी तब, ठीक है। अब ये कई सारी कोशिकाओं से मिलके बना हुआ है, ठीक है, तो इसमें से जो कोशिका परिपक्व हो जाती है, ठीक है, इसमें से, ठीक है बच्चों, तो जैसा कि बात करते हो बच्चों, यहाँ पे जो आपकी कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, जननिक एपिथेलियम उपकलाएं कहती है, इसमें कई सारी कोशिकाएं बनी होती हैं, ठीक है, इसमें 3 आप मेनली कोशिकाएं याद रखोगे, एक सर्टोली कोशिका, शुक्र जनन कोशिका, ठीक है, तो वही बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो एक कोशिका होगी उसे शुक्र जनन कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, शुक्र जनन, मतलब जब कोशिका क्या हो जाएगी, परिपक्व अवस्था में आ जाएगी, ठीक है, जब परिपक्व अवस्था में आएगी तो उसे, ठीक है, देख लीजिए, नेमिंग आपको याद रखनी है। हम अगर पूरी परत की बात करेंगे तो जननिक एपिथेलियम होगी, पर उसमें से अगर किसी एक कोशिका की परिपक्व अवस्था की बात करेंगे तो वो आपकी अवस्था क्या कहलाएगी, शुक्र जनन कोशिका होगी। क्या होगी बच्चों, शुक्र जनन कोशिका होगी, और यहीं पे क्या बनते हैं बच्चों, शुक्र जनन कोशिका से ही क्या बनते हैं, शुक्राणुओं का निर्माण। क्या बनते हैं बच्चों, शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब आगे और बात कर लेते हैं, ये आपकी रक्त वाहिकाएं हो गई, ठीक है, ये क्या है बच्चों, रक्त वाहिकाएं हो गई, ठीक है, और बात कर लेते हैं बच्चों, देखो बीच बीच में ये बहुत सारी जब कोशिकाएं एक समूह में देखो, ठीक है, ये जब समूह में जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अंतराली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतराली कोशिका कहते हैं। इसका एक और नाम है बच्चों जिसे हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका, ठीक है, इसका एक नाम और याद रखोगे, लीडिंग कोशिका, ठीक है, क्या याद रखोगे बच्चों, लीडिंग कोशिका याद रखोगे। और लीडिंग कोशिका, अंतराली कोशिका क्या करती है, टेस्टोस्टेरोन नामक, ठीक है बच्चों, जो आपका हार्मोन का स्त्रावण होता है वो कहाँ स्त्रावण होता है, कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है, अंतराली कोशिकाओं से, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन याद रखोगे, ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा, जो आपकी अंतराली कोशिका होती है वही लीडिंग कोशिकाएं कहलाती हैं, और यही आपका टेस्टोस्टेरोन जो नामक हार्मोन होता है वही स्रावन का, और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्रावन होता है वो किसके लिए उत्तरदायी है, तो आप कहोगे लैंगिक लक्षणों के लिए ये लैंगिक लक्षणों का जो विकास होता है वो टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन से ही होता है, ठीक है। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, यहाँ पे जो ट्राइंगल शेप में, ठीक है बच्चों, जो ट्राइंगल शेप में आप देख रहे होंगे ये संरचना, ये जो कोशिका है, ये कोशिका कौन सी कोशिका कहलाती है, सर्टोली कोशिका कहलाती है, ठीक है, ये कौन सी कोशिका कहलाएगी, सर्टोली कोशिका कहलाती है,
ठीक है बच्चों। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य बहुत सिंपल सा है। इसका कार्य क्या है, पोषण प्रदान करना। क्या होता है बच्चों, पोषण प्रदान करना। ठीक है, तो सर्टोली कोशिकाएं क्या करती हैं, पोषण प्रदान करती हैं ताकि जो शुक्राणु हो सके वो विकसित हो सके। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पे कई सारे शुक्राणु दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला जो शुक्राणु बनता है, ठीक, जो पहली कोशिका के रूप में होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक। क्या लिखेंगे बच्चों, प्राथमिक शुक्राणु। क्या लिखेंगे बच्चों, प्राथमिक शुक्राणु लिखेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे देखो ब्लैक ब्लैक डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, तो ये बच्चों क्या होते हैं, द्वितीयक। क्या लिखेंगे बच्चों, द्वितीयक शुक्राणु। क्या लिखेंगे, द्वितीयक शुक्राणु। अब देखो यहाँ पे, अब पूंछ के आकार में, मतलब इस तरीके से आपको संरचना दिख रही होगी। देखो यहाँ पे इस तरीके से संरचना दिख रही है, तो ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, आपके शुक्राणु उपस्थित हो जाते हैं, मतलब ये परिपक्व हो चुके। ठीक है, ये पूरी तरीके से परिपक्व, इनका विकास हो चुका है, ये पूरी तरीके से क्या बन गया है, शुक्राणु। जब पूर्व शुक्राणु होते हैं, जब प्रथम अवस्था में होते हैं तो प्राथमिक, फिर उसके बाद द्वितीय अवस्था में है तो द्वितीय शुक्राणु, और जब पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं तो शुक्राणु। मेन कॉन्सेप्ट आपको इसमें ये याद रखना होगा, 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पहली कोशिका शुक्र जनन कोशिका, दूसरी सर्टोली कोशिका, तीसरी आपको अंतराली कोशिका। शुक्र जनन कोशिका में ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है, सर्टोली कोशिका में क्या होता है, शुक्राणुओं को पोषण मिलता है, और अंतराली कोशिका का कार्य क्या होता है, ये टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का स्रावन करता है। ठीक है बच्चों, तो ये डायग्राम था, अच्छी तरीके से आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि अब हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। प्रत्येक पाली में 1 से 3 अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती हैं जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो आप बात कर सकते हो 1 से 3 कुंडलित आकार में नलिकाएं होती हैं। किसमें बच्चों, जो अभी हमने संरचना बताई थी, वृषण की संरचना में जो आपकी कूपिकाएं पालियां होती है। ठीक है, इस तरीके से हमने आपको संरचना बताई थी, ये संरचना आपको बताई थी, इसमें कई सारी नलिकाएं थी, 1 से 2 थी। ठीक है, तो वही नलिकाएं क्या होती है, कुंडलित आकार में होती है जहां शुक्राणुओं का निर्माण होता है। पहली सर्टोली कोशिका, दूसरी लीडिंग कोशिका, और तीसरी हमने आपको क्या बताई थी, शुक्र जनन कोशिका। क्या बताया था बच्चों, शुक्र जनन कोशिका, शुक्र जनन कोशिका। ठीक है बच्चों, शुक्र जनन कोशिका का कार्य क्या होता है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। क्या करना, शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है, तो 3 याद रखने, सर्टोली कोशिकाएं, लीडिंग कोशिकाएं और शुक्र जनन कोशिकाएं जो हमने पढ़ी। ठीक है, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं में वृषण जालिका आती है, शुक्र वाहिकाएं आती हैं। ठीक है, ये शुक्राणुओं को वृषण से बाहर लाने का कार्य करती है। ठीक है, नलिकाओं का कार्य क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं उन्हें बाहर लाने का कार्य होता है, तो यहाँ पे वृषण जालिका का कार्य होगा, ये वृषण से बाहर की ओर लाने का कार्य करेगी, किसे, शुक्राणुओं का। ठीक, अभिवृषण का कार्य क्या होता है, ये एक लंबी कुंडलित नलिका है जहां यहाँ शुक्राणु परिपक्व होते हैं और अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, मतलब कुछ समय के लिए क्या होते हैं, यहाँ पे संचित रहते हैं। ठीक है, और एक तरीके से ये कुंडली नुमा संरचना होती है। अब सहायक नलिकाएं में बात करें बच्चों, शुक्रवाहिनी और मूत्रवाहिनी। ठीक है, इसकी संरचना हमने आपको बता दी है, फिर भी यहाँ पे आपको बता देते हैं कि ये जो संरचना, ये जो नलिका है, इसमें ये नलिका कौन सी है, ये मूत्र मार्ग है। क्या है बच्चों, मूत्र मार्ग है। ठीक है, ये आपका वृषण हो गया। ठीक है, ये वृषण कोश है बच्चों। ठीक है, ये क्या है, वृषण कोश है बच्चों। ठीक है, ये आपकी अधिवृषण है। ठीक है, तो जो नेमिंग हमने उसमें बताई थी सेम आप इसे देख सकते हो। ठीक है, ठीक, ये आपकी अधिवृषण हो गई, ये आपकी अधिवृषण से आपकी कौन सी नली हो गई, शुक्र जनन नलिका हो गई। ठीक है, ये शुक्र वाहिनी भी कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो इसे, शुक्र वाहिनी भी कह सकते हो। ठीक, शुक्र वाहिनी। तो यह शुक्राणुओं को अधिवृषण से उदरगुहा तक ले जाती है। इसका कार्य क्या होता है, ये अधिवृषण से उदरगुहा, मतलब कह सकते हो पेट के से, तो उदरगुहा तक का लाने का कार्य किसका होता है, शुक्रवाहिनी से। और मूत्र मार्ग का कार्य क्या होगा, ये विरह या मूत्र दोनों का निकास का सामान्य मार्ग है। ठीक है, यहीं से आपके शुक्राणु भी बाहर आएंगे और यहीं से शुक्राणु किसमें होंगे, विरह। ठीक है, शुक्राणु किसमें होंगे, विरह। तो ये दोनों का मार्ग प्रदान करता है, दोनों के मार्ग के समान रूप में कार्य।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं सहायक ग्रंथियां। तो सहायक ग्रंथियां में 3 है, पहला शुक्राशय, दूसरा प्रोस्टेट, तीसरा काउपर ग्रंथि। ठीक है, तो एक एक करके एक बार पढ़ लेते हैं। यह विरय का लगभग 60 से 70% भाग बनाता है। इसमें ऊर्जा के लिए फ्रक्टोज, कैल्शियम और विशेष एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है। दूसरा, यह एक दुधिया और क्षारीय तरल पदार्थ का स्राव करती है। यह मूत्र मार्ग को अम्लता को खत्म करने के लिए शुक्राणुओं को रक्षा करती है। कौन सी ग्रंथि? प्रोस्टेट ग्रंथि। काउपर ग्रंथि का कार्य क्या होता है? इसे बाल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहते हैं। दूसरा, ये मैथुन के द्वारा मूत्र मार्ग के स्नेहन में मदद का कार्य करती है। बात कर लेते हैं बच्चों, जो शुक्राणुओं का मार्ग होता है, तो शुक्राणुओं का मार्ग क्या होता है? तो सबसे पहली चीज, शुक्राणु कहाँ बनते हैं, कहाँ इनका निर्माण होता है? तो आप बताएंगे शुक्र जनन नलिका में बनते हैं। शुक्र जनन नलिका में बनने के बाद कहाँ पहुंचते हैं बच्चों? वृषण जालिका में पहुंचते हैं। वृषण जालिका से होते हुए कहाँ जाएंगे? अधिवृषण में जाएंगे। अधिवृषण से होते हुए क्या होगा? शुक्रवाहिनी में पहुंचेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारी आपकी नलिकाएं हैं। ठीक है, अधिवृषण में कुछ समय तक संचित होंगे, परिपक्वन होगा, फिर शुक्रवाहिनी में जाएंगे। शुक्रवाहिनी से बच्चों स्खलन नलिका, और स्खलन नलिका से कहाँ जाएंगे? मूत्र मार्ग से स्खलित हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, लास्ट हमारा नर्ज नलिकाएं हो गई। वृषण के बारे में हमने प्राथमिक अंग के बारे में पढ़ लिया, ग्रंथियों के बारे में जान लिया। अब चौथा जो भाग होता है वो नर बाह्य जननांग होता है, जो कि हमारा क्या कहलाता है? शिश्न कहलाता है। ठीक है, इसका कार्य सिर्फ इतना आप याद रखोगे कि इसका कार्य क्या होता है कि जो भी शुक्राणु या विरह होते हैं उनको बाहर, मतलब एक तरीके से स्खलन का जो कार्य होता है वो किसका कार्य होता है? शिश्न का होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज इसके बारे में हम बात करें तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखोगे? इसे बाह्य जननांग कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बाह्य जननांग कहेंगे। दूसरी चीज, ये बेलनाकार संरचना होती है। ये संरचना कैसी है? बेलनाकार है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखोगे? ये 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, क्या याद रखोगे बच्चों? 3 भागों में बटा होता है। ठीक है, 3 भागों में बटा होता है। तीसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे बच्चों? 3 भागों में बटा होता है। अब कौन कौन से 3 भाग होते हैं? तो पहला भाग डायग्राम में ही देख लो, जो पहला भाग होगा बच्चों, जो उदर गुहा से जोड़ के रखता है बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? शिश्न मूल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिश्न मूल कहते हैं। दूसरा जो भाग होता है बच्चों, ये भाग आपका क्या कहलाता है? शिश्न काय कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? शिश्न काय कहलाता है। इसमें मूत्र मार्ग उपस्थित होता है। आगे की जो और हिस्सा होता है बच्चों, उसे हम लोग शिश्न मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? शिश्न मुंड कहा जाता है। ठीक, शिश्न मुंड होता है और यही आपके 3 भागों में ये संरचित होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी शिश्न की संरचना थी। इसका कार्य आप याद रखोगे। इसका कार्य क्या होता है कि जो भी आपका विरय होता है, या कह सकते हो जो मूत्र होता है, उसको बाहर स्खलित करने का कार्य किसका होता है? शिश्न होता है। एक कार्य और याद रखोगे कि ये मैथुन क्रिया में भाग लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या याद रखोगे? मैथुन क्रिया में भाग लेता है। मैथुन क्रिया या फिर कह सकते हो संभोग की क्रिया। क्या लिखोगे बच्चों? मैथुन क्रिया या फिर संभोग की क्रिया। ठीक है, संभोग की क्रिया में ये क्या करेगा कि जो आपका शुक्राणु होता है, ठीक है, शुक्राणु में योनि में प्रवेश करने का जो कार्य होता है वो कौन करता है? शिश्न करता है। ठीक है, संभोग क्रिया में। तो ये बच्चों हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है बहुत अच्छी तरीके से। नर जनन तंत्र पूरी तरीके से हर एक पॉइंट्स को, हर एक पार्ट्स को अच्छी तरीके से हम लोग ने डिस्कस कर लिया है। अगला लेक्चर हमारा माता जनन तंत्र का होने वाला है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो भी है, बहुत अच्छी तरीके से हमें भी पढ़ना है बच्चों। ठीक है, और आपको हमने बताया था पीडीएफ आपको कहाँ से प्रोवाइड होगी, तो आप बच्चों इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी। सिर्फ आपको अपना नेम, क्लास और आप कहाँ से बिलोंग करते हो वो आपको यहाँ से मेंशन करना है। ठीक है, और चैनल में अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लो बच्चों। ठीक है, ताकि आपको और भी वीडियोस, ठीक है, और भी टाइमिंग और क्लासेस जो है वो टाइम से आपको मिलती रहे बच्चों। ठीक है, तो जैसा कि बच्चों नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो पढ़ाई जो बाकी के जो लेक्चर्स है उनका भी रिवीजन अच्छी तरीके से कर लीजिए, और पढ़ाई को बिल्कुल छोड़िए नहीं, पढ़ाई को बिल्कुल बना के रखिए, तभी आप कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। राधे राधे।